नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। सितंबर का माह खत्म हो चुका है और अक्टूबर का माह चालू हो चुका है। हमारे बहुत सारे किसान बरसात के सीजन में जो फसल बोई गई थी उससे बिल्कुल फ्री हैं, खेत खाली हो चुके हैं और खेतों की तैयारी करने में लगे हुए हैं। हमारे कुछ किसान वर्तमान में सरसों की बुवाई के लिए खेतों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो आगे चलकर लगभग 15 से 20 दिन पश्चात गेहूं की बुवाई होगी उसके लिए भी खेतों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वर्षा पर आधारित खेती होती है और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां कम मात्रा में बारिश होती है वहां के किसान भाइयों के लिए गेहूं की अगेती बुवाई करने का ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस समय जो बारिश हुई है एक दो दिन में, उस बारिश से जमीन में एक पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध है, जिससे अगेती जो गेहूं की बुवाई होगी उसमें जर्मिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आसानी से हमारे किसान भाई एक जर्मिनेशन जो रेशियो है वो आसानी से बढ़ा सकता है। या फिर भविष्य में आगे चलकर जो हमारे किसान बुवाई करेंगे वो किसान पहले तो पलवार करें, पलवार करने के पश्चात 4 से 5 दिन खेतों को खुला छोड़ते हैं, उसके पश्चात खेतों के तैयार करके जब गेहूं की बुवाई करते हैं। लेकिन वहीं हमारे किसान अगर अगेती बुवाई करते हैं तो उससे हमारे किसान भाइयों को फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि समय से तो बुवाई हो जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद हमारे किसान अगेती गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। और दूसरा, जो सिंचाई है उसका जो खर्चा होता है, क्योंकि जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो सिंचाई का खर्चा बचेगा, और सिंचाई का खर्चा बचेगा तो हमारे किसान आगे चल के, जिसको मावठ बोलते हैं, जो गेहूं की फसल में एक दो बार अगर बारिश हो भी जाती है तो आसानी से उससे गेहूं की फसल को आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। विगत वर्षों में हमने कई बार देखा है कि मावठ होने से, एक दो बार मावठ हो जाती है, और ऐसे क्षेत्र जहां असिंचित हैं, पानी की कमी है, उनके लिए तो यह वरदान साबित होती है जो मावठ होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। गेहूं की बुवाई के लिए हमारे किसान भाइयों को अभी से खेतों की गहरी जुताई करके और पाटा लगाना है। पाटा वजनदार होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो नमी है वो हमारे खेतों में, जमीन में दबी रहेगी और एक लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद जब हम बुवाई करेंगे तो हमारे किसान भाई ये विशेष ध्यान रखें, छिटकवा विधि से बुवाई ना करें, क्योंकि छिटकवा विधि से जब हम बुवाई करते हैं तो बीज जो होते हैं वो जमीन के ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। वहीं सीड ड्रिल से अगर बुवाई करते हैं तो उससे होगा क्या, हमारे जो दाने हैं गेहूं के वो 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में जाएंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाएगी, और नमी मिलेगी तो जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। उसके बाद खेतों की गहरी जुताई करने के बाद पाटा लगाने के पश्चात हमारे किसान भाइयों को गोबर की सड़ी गली खाद डालनी है। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो भी हम उर्वरक डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, वो सड़ी गली गोबर की खाद में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। हमारे ऐसे किसान जो जैविक खेती करते हैं उनके लिए ये जो गोबर की सड़ी गली खाद होती है वरदान साबित होती है। उसके बाद हमें रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो 1 एकड़ में हमें लगभग 25 से 30 केजी यूरिया, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, और लगभग 1 बैग डीएपी। जिन किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल पा रही वो एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया, और साथ में एनपीके 1 केजी लेकर और सभी चीज को मिलाकर हमारे किसान भाई खेत में छिटक दें। हाँ किसान भाइयों, ये जरूर ध्यान रखें, जहां पर दीमक या फिर जो जमीन के कीट होते हैं उनकी समस्या है तो उसके लिए हमारे किसान भाई रीजेंट अल्ट्रा का उपयोग करें। उससे हमारी जमीन में जो दीमक मौजूद है या फिर और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे दानों को नुकसान पहुंचाते हैं, आगे चलकर जब हमारी फसल जर्मिनेट हो जाती है तो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये सभी चीजों से हमें बचा के रखेगी।
छिटकमा विधि से डाल देना है। डालने के पश्चात 1 से 2 जुताई गहरी दे देनी है और खेतों को लगभग 2 दिन के लिए पाटा लगाकर दबा के रख देना। उससे क्या हुआ कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाले हैं, जो उर्वरक डाले हैं, वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे। एक्टिव फॉर्म में जब वो आ जाएंगे, फिर हम उसके बाद हम सीड ड्रिल से बुवाई करेंगे, तो हमारा जो पौधा है वो एकदम हेल्दी और गबरू आएगा। और किसान भाइयों, प्रति एकड़ बीज की मात्रा की अगर बात की जाए तो लगभग 45 से 50 केजी बीज की हमें आवश्यकता होती है। ज्यादा सघन बुवाई भी नहीं करनी है। गेहूं की फसल में जितने कल्लों की संख्या होगी उतना ही उत्पादन बेहतर होगा। किसान भाइयों, जब हमारी फसल जर्मिनेट हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है? खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई जर्मिनेट होने से पहले पहले पेंडामिथिलीन का स्प्रे कर दें। अगर हमारी फसल जर्मिनेट हो भी गई है तो उसके पश्चात 2,4-D, बहुत सारे ऐसे हर्बिसाइड मौजूद हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। जो हमारी फसल में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार मौजूद हैं, उनको आसानी से कंट्रोल में ले लेते हैं। किसान भाई, खरपतवारनाशी यानी हर्बिसाइड का उपयोग करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी हमें उपयोग करना है, क्योंकि जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है और जब हम खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो खरपतवार हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मर पाते। उसका कारण क्या होता है कि फसल बड़ी हो चुकी होती है, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे कहीं ना कहीं हमारे गेहूं की फसल को भी टच करती है, तो हमारे गेहूं की फसल को भी एक झटका लगता है और वहीं जो हमारे खरपतवार उगे हुए हैं उनको भी संपर्क में नहीं आते, तो कुछ खरपतवार रह जाते हैं। अब बात करते हैं कि सिंचाई व्यवस्था क्या करनी है। किसान भाई, हमारे जो ऐसे किसान है जो फ्लड इरिगेशन के जरिए, नालियों के जरिए पानी देते हैं, वो किसान भाई आसानी से 4 से 5 सिंचाई में अपनी फसल को मैच्योर कर सकते हैं, पका सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अंतिम जो पानी लगाए जाते हैं वो कब कब लगाए जाने चाहिए। मेनली यही पानी होते हैं गेहूं की सिंचाई में, जब हमारी फसल दूधिया अवस्था पर हो। दूधिया अवस्था से मतलब होता है जब हमारी फसल में बाली निकल रही हो और उस समय हम दाना निकाल के उसको फोड़ कर देखते हैं तो हमारे जो उंगली है उन पर दूध टाइप में आना चाहिए, उसको दूधिया अवस्था बोलते हैं। फ्लावरिंग स्टेज मान लो, दूधिया अवस्था मान लो, उस अवस्था पर हमें एक सिंचाई 100% करनी है। उससे क्या होगा कि हमारे दानों का आकार सुडौल, चमकीला, दानों की संख्या और दानों में वजन, ये जो 3-4 कारण है ये पूर्ण रूप से ठोस साबित हो जाते हैं। उससे ये होता है कि हमारी फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ही बेहतर होगा। किसान भाई, कुछ किस्में ऐसी हैं जो लेट कटाई करने पर गेहूं के दाने झड़ते हैं, तो ऐसी किस्मों का कम से कम सिलेक्शन करना चाहिए। कुछ ऐसी किस्में हैं जो लंबे समय तक दाने नहीं झड़ते। किसान भाई, ये जरूर ध्यान रखें, ऐसी किस्मों का सिलेक्शन करें जो रोग रोधी हो, दाने झड़ने की समस्या ना हो, कम समय में कम अवधि में पककर तैयार होने वाली हो, और साथ ही हमारी जो फसल है वो थोड़ी हाइट की होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आगे चल के हमें अपने पशुओं के लिए चारे का उत्पादन भी करना होता है, तो एक पशुओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि चारा, तो वो भी हमें गेहूं की फसल से उपलब्ध होता है। तो किसान भाई, थोड़ी हाइट वाली, ज़्यादा हाइट भी ना हो, कहीं उस समय आंधियों का प्रकोप चल रहा होता है तो फसल गिर जाती है, जिससे उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, ऐसी किस्मों का सिलेक्शन करना चाहिए। किसान भाइयों, 15 अक्टूबर के लगभग हम किस्मों के बारे में हमारे किसान भाइयों को एक वीडियो जरूर शेयर करेंगे और ऐसी किस्में बताएंगे जो रोग रोधी भी हों, ज़्यादा हाइट वाली हों। ऐसी किस्मों के बारे में हम एक वीडियो हमारे किसान भाइयों तक भेजेंगे और गेहूं संबंधी जितने भी रोग हैं, कीट हैं, उनको कंट्रोल करना, ये सब वीडियो हम समय समय पर हमारे किसान भाइयों तक भेजते रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।